अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के लिए एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। एंड उस यूनिट का नाम है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। सो आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा? स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमें पता है, इस दुनिया में, इस कायनात में जो कोई भी चीज है उसको हम मैटर कहते हैं। तो वी कैन सिंपली से इस कायनात में जो भी कोई चीज है, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा? मैटर। दिस मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया गया है 3 स्टेट्स में। एक को सॉलिड कहते हैं बेटा, और दूसरे को हम लिक्विड कहते हैं, और तीसरे को हम गैस कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 पैरामीटर्स। ये हम 2 पैरामीटर्स की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं मैटर की, सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है और गैस कौन है। ये 2 पैरामीटर्स की बुनियाद पे करते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, या जिसे आप कहते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। So the 2 parameters on the basis of which this matter has been classified into 3 states, that is solid, liquid and gas, are intermolecular force of attraction and the thermal kinetic energy. What is intermolecular force of attraction? If you have any substance, अगर आपके पास कोई substance है, for example आपके पास सबस्टेंस है AB, ठीक है ना बेटा? इस AB में A और B के दरमियान या AB और AB के दरमियान किस सॉर्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो वीक होगा, अगर वो मॉडरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, molecules, ions or anything else in the matter, that will be called as intermolecular force of attraction. While as in thermal kinetic energy is the energy possessed by the molecules of the substance due to their motion, due to their molecular motion. Molecular motion की वजह से जो एनर्जी बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो एनर्जी बनेगी, दैट विल बी कॉल्ड थर्मल काइनेटिक एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 पैरामीटर्स वी हैव क्लासिफाइड मैटर इनटू 3 स्टेट्स। वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हियर दिस सॉलिड इज डेल्ट इन क्लास 12th। ये आपकी क्लास 12th में हम पढ़ेंगे ब्रॉड अच्छी तरह डिटेल वे में। और ये लिक्विड जो है थोड़ा बहुत आपको ये क्लास 11th में ही पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आपको 11th क्लास में कौन सी स्टेट पढ़नी है बेटा? गैसवस स्टेट। सो यू हैव टू कंसंट्रेट मच मोर ऑन दिस स्टेट। सो यू हैव टू कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन गैसवस स्टेट। आपको गैसवस स्टेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इस स्टेट में, इस यूनिट में आपको ज्यादातर किसके बारे में पढ़ना होगा? गैसवस स्टेट्स के बारे में। अब बात रह गई बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल काइनेटिक एनर्जी की। याद रखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एनी स्टेट ऑफ मैटर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, उनके दरमियान किस तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑन दैट बेसिस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डर इज लाइक दिस। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड्स में बेटा सबसे कम होता है, लिक्विड्स में मॉडरेट होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। सो वी कैन सिंपली से जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी। वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका मतलब है कि उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका मतलब थर्मल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। सो हियर वी कैन से सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, यानी कि थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो थर्मल काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर रिवर्स आएगा, बिकॉज मैंने कहा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा है तो ये कम है, तो इसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा बेटा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। सो याद रखिएगा, द थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज मोर एज कंपेयर टू लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। So you can simply say on the basis of intermolecular force of attraction and thermal kinetic energy, all the matter has been classified into three states. One is called solid, another one is called liquid, and another one is called a gas. This solid state is mostly studied in class 12th. Detail way में ये आपको class 12th में पढ़ना है। 11th में आपको थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो टॉपिक्स रिलेटेड होंगे वो गैसेस के बारे में होंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड गैसवस स्टेट। इस स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ज्यादातर इसको रिलेट करते हैं एज गैसवस स्टेट, ठीक है ना। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सपोज आपके पास NaCl है, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स है। H2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और NaCl में सोडियम और क्लोरीन के दरमियान कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑन दैट बेसिस यू कैन से दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है तो उसके साथ साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, थर्मल काइनेटिक एनर्जी। What is thermal kinetic energy? It is simply the energy associated with the constituent particles of any state of matter because of the motion. Motion की वजह से कौन सी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होगी, सो दैट विल बी कॉल्ड थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अब ये दो जो है बेटा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर एक का वैल्यू ज्यादा है तो दूसरे का वैल्यू उस टाइम कम होगा। अगर किसी सबस्टेंस के लिए एक का वैल्यू ज्यादा है तो उसी सबस्टेंस के लिए दूसरा वैल्यू कम होगा। सपोज सॉलिड्स में हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत टाइट होता है, यानी कि बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड में कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है, तो हम कह सकते हैं ना ये इनवर्स रिलेटेड है, तो गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल काइनेटिक एनर्जी होगी as compared to liquids as compared to solids. Okay beta, so in this way you can classify the matter into three states. Now जब भी आप states of matter पढ़ते हैं तो यहां पर आपको ज्यादातर कंसर्न में लेना है गैसवस स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं, आपके 11th के सिलेबस में मोर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, किस पे मोर स्ट्रेस इज लेड अपॉन विच स्टेट बेटा, गैसवस स्टेट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is gaseous state. What is gaseous state beta, let us define that thing. Okay, chaliye what is this gaseous state beta? Gaseous state is that state of matter in which intermolecular force of attraction is very weak. बहुत ही कमजोर होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली बात। दूसरी बात, थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। आपको थर्मल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी गैसवस स्टेट में। तीसरी बात, द गैसवस स्टेट the gaseous state has low density as compared to solids and liquids. इनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर। ओके, ये जो है the gases are compressible.
आप कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो गैसवस स्टेट का है कि हम कैसे पहचाने कोई गैसवस स्टेट है, तो सबसे पहले उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और गैसवस स्टेट जो होती है उनकी डेंसिटी बेटा कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और सबसे बड़ी बात जो है, गैसेज जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं। किसी अगर आपके बड़े कंटेनर में गैस है तो आप उसको छोटे कंटेनर में कंप्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ गैसवस स्टेट। अब ये जो गैसवस स्टेट होती है या गैस होता है कोई बेटा, गैसवस स्टेट अगर किसी सबस्टेंस की है या गैस है आपके पास, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप मेजर कर सकते हैं। So those are called the measurable properties of gases. So the next topic is here, that is measurable properties of gases. Okay बेटा, देखिए please. The topic is measurable properties of gases. Properties of gases. आप कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है गैस की जो आप मेजर कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड मेजरेबल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज जो है दैट इज अमाउंट ऑफ गैस, जो आप मेजर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ गैस, याद रखिएगा, दीज टर्म्स आर द फंडामेंटल एंड दे आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द गैसवस स्टेट। ओके बेटा, अमाउंट ऑफ गैस वो चीज है जो आप मेजर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ गैस इज सिंपली द क्वांटिटी ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस, कितनी क्वांटिटी किसी गैस की है बेटा, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। और ये अमाउंट ऑफ गैस जो है इट इज मेजर्ड इन मोल्स, ये हम मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है बेटा, या मोल्स में मेजर करते हैं। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा एन से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ओके, सो एन इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर होगा, गिवन मास ऑफ गैस, आपको कितना मास ऑफ गैस होगा, डिवाइड आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है ना। सो बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स। मैं आपको समझाऊं बेटा, ये आपके पास एक कंटेनर है बेटा, ओके, इसमें आपने लिए हैं 80 ग्राम्स ऑफ H2, ठीक है ना। 80 ग्राम्स ऑफ H2 है, तो आपको कहेगा कोई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स, what is the amount of gas, what is the amount of H2 in this container but in moles, moles में कितना होगा, तो आपको कितना है given, that is 80, तो अब number of moles जो आप निकालेंगे that is given mass, that is 80 divided by what is the molecular mass, that is 2, that is equal to 40 moles. So you have how many moles of H2 in this beta, you have 40 moles of H2 present in there. Okay, so this is the first measurable property that you can measure of a gas, that is called the amount of gas. The amount of gas is simply the quantity of gas present in any container, present in any container, present in a container. एक कंटेनर में कितना गैस प्रेजेंट होगा, that will be called as beta what, that will be called the amount of gas. It is measured in what beta, moles में हम मेजर, ग्राम्स में मेजर नहीं करते हैं, हम अमाउंट ऑफ गैस मेजर करते हैं मोल्स में। और ये जो अमाउंट ऑफ गैस है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, गिवन मास ऑफ गैस divided by molecular mass of gas. Okay beta, so this is the first measurable property of the gas. Okay, अब second जो है that is beta volume of gas. Okay, you can write down it. चलिए अब देखिए बेटा, second measurable property जो है गैस की, that is what, that is volume, volume of gas. सेकेंड मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस,
What is volume of gas, beta? The space occupied by the gas in a container. Space occupied by the gas. कितनी स्पेस एक गैस ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस. ये जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं V से. So it is represented by V. Okay, and it is measured in liters or milliliters. Okay, so ये आप मेजर किस में कर सकते हैं, लीटर्स में या आप मिलीलीटर्स में मेजर कर सकते हैं. और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, V से रिप्रेजेंट. नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, दैट नंबर ऑफ मोल्स. वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से. और ये इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी लीटर और दैट विल बी मिलीलीटर. और या इसके अलावा ये होगा, ये डेसीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर कर सकते हैं. तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml and this 1 decimeter cube will be equal to 1 liter. Okay, so you can remember these things जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगे. ठीक है ना. So what is second measurable property of a gas, that is volume of gas. What is volume of gas, the space occupied by the gas. एक गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी कंटेनर में, दैट विल बी कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस. और ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये वॉल्यूम ऑफ गैस हम मेजर कैसे करते हैं, मेजर्ड इन, ये हम मेजर करते हैं मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर. या इसके अलावा ये डेसीमीटर क्यूब में भी मेजर हो सकता है या सेंटीमीटर क्यूब में. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर, 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. Okay बेटा, so this is the second one. ये थी second one. अब इसके साथ साथ हम third one देखेंगे बेटा. third one जो है, third one that is pressure of gas. Pressure of gas. What is pressure of gas? Pressure of gas क्या होता है, for example आपके इस कंटेनर में गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स. आपने क्या कहा बेटा, गैस मॉलिक्यूल में गैसवस स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. दैट मींस थर्मोकाइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो ये रैंडमली मूव करेंगे. जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे वॉल्स पे. सो वॉल्स पे जब ये स्ट्राइक करेंगे, ऐसे स्ट्राइक करते रहेंगे, सो दे आर एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द वॉल्स. सो दीज गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स. सो हाउ मच प्रेशर they are exerted on the unit surface of area, unit area of surface, that is called the beta pressure of a gas. What is that called beta pressure of gas? So we can simply say the pressure of gas may be defined as the force exerted by the gas molecules over unit area of container. कंटेनर के एक यूनिट एरिया पे बेटा कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये गैस मॉलिक्यूल्स, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, व्हाट विल बी दैट कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस. जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं दबाव ऑफ गैस. यानी कि कूता दबाव गैस कूता दबाव त्रावन सराउंडिंग्स पे, यानी कि एक्सटर्नल कंटेनर्स पे. सो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रेशर ऑफ द गैस. ओके बेटा, ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ये आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं ऐसे बेटा. देखिए दिस प्रेशर ऑफ गैस जो है, प्रेशर ऑफ गैस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. ये हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और ये हम मैथमेटिकली जो P है प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसके बराबर होता है. और इसका यूनिट जो होगा दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो दिस विल बी द यूनिट. ओके, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे यूनिट्स है. दैट इज इसके यूनिट एटमॉस्फेयर है बेटा, इसके यूनिट बार भी है. ओके, सो ये मेजर किया जा सकता है बेटा. इट कैन बी मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर और बार. और या इसके अलावा ये मेजर किया जा सकता है mmHg. Okay, so there are 3 units by which you can measure the what pressure. You can measure the pressure in atmospheres, you can measure the pressure in bars, you can measure the pressure in millimeter per mercury.
ओके बेटा, जरा देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। ओके चलिए देखिए, या आप मेजर कर सकते हैं पास्कल में भी, आप मेजर कर सकते हैं पास्कल में भी। ओके सो याद रखिएगा हमेशा आप लोग 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। कभी आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, होता है ऐसे क्वेश्चन, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 पास्कल, वो 1 पास्कल के बराबर होता है। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 बार। ठीक है, ओके याद रखिएगा। चलिए उतारिए इसको जल्दी से। यस, और एक बार जो किसके बराबर होगा, 1 बार इज इक्वल टू बेटा, 1 बार इज इक्वल टू 0.98 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब राइट डाउन कर सकते हैं। ये यूनिट्स आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ये खासकर इसका खास ख्याल रखिएगा। देखिए बेटा, ये चीजें जो है प्लीज इसको याद रखिएगा। चलिए, so this was the third measurable property of the gas. Now the fourth measurable property of the gas, that is called beta temperature. What is that called beta? Temperature. Okay, so I can write here temperature. जो चौथी मेजरेबल प्रॉपर्टी है किसी गैस की, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा? दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, यू कैन राइट डाउन जल्दी से प्लीज, जल्दी, मैं रब करूंगा फिर। ओके चलिए, व्हाट इज टेम्परेचर? सिंपल, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई कितना गर्म है या कोई कितना सर्द है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ गैस। गैस कितना हॉट है या कोल्ड है, व्हाट इज दैट कॉल्ड बेटा? दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है बेटा, इट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ थर्मामीटर। ये हम थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं, और ये हम मेजर कर सकते हैं दो तरीकों से, या डिग्री सेंटीग्रेड में या बेटा केल्विन में। ठीक है ना? सो टेम्परेचर इज सिंपली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए गैस, और ये हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। और ये जो है ये हम किस में मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर? डिग्री सेंटीग्रेड में भी और डिग्री केल्विन में भी। और खास ख्याल रखिएगा, जो प्रेशर था अभी, प्रेशर हम बेटा मैनोमीटर से मेजर करते हैं, मैनोमीटर। ओके, याद रखिएगा इसको, मैनोमीटर, V इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। ओके, सो यहां पर आप सेल्सियस और केल्विन में मेजर कर सकते हैं। सो दिस विल बी सेल्सियस स्केल एंड दिस विल बी केल्विन स्केल। बोथ द टेम्परेचर्स आर इंटररिलेटेड विथ वन अनदर। ये हम एक दूसरे के साथ इंटररिलेट कर सकते हैं। कैसे बेटा? दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू बेटा T केल्विन। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन कन्वर्ट केल्विन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड इनटू केल्विन टेम्परेचर। हमेशा याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। सो आपके पास जो टेम्परेचर होगा बेटा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर होगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में। अगर आपके पास केल्विन होगा तो आप उसको किस में डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा हमेशा, जो आप टेम्परेचर किसी भी गैस में स्टेट करेंगे वो आप हमेशा लेंगे केल्विन में। केल्विन इज टेकन एज Kelvin temperature is taken as SI unit. जो SI unit of temperature है that is beta what? That is Kelvin. आप हमेशा Kelvin का सहारा लेंगे जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको टेम्परेचर दिया होगा सेंटीग्रेड में तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? आप उसको Kelvin में कन्वर्ट करेंगे। So these are the measurable properties of the gases. नाउ यही प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज जो है, यानी कि यही जो आपने पढ़ी है,
अब इनके दरमियान क्या क्या रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन क्या है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन क्या है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैस लॉस। वो क्या बन जाता है बेटा, गैस लॉस। सो नाउ आवर टॉपिक विल बी गैस लॉस। ओके, चलिए, सो यू कैन राइट डाउन इट। चलिए जल्दी से। चलिए, so gas laws. Gas laws are actually the experimental demonstration of the various measurable properties of the gases. जो एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट की गई साइंटिस्टों के द्वारा, और उन्होंने कुछ जनरलाइजेशन निकाली जब भी उन्होंने रिलेट की कौन सी प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, तो उनको हम कहते हैं गैस लॉस। क्या कहते हैं बेटा, गैस लॉस। अब ये गैस लॉस जो है बेटा, दीज आर वेरियस इन नंबर, ये बहुत सारे हैं। अब सबसे पहला जो लॉ है दैट इज कॉल्ड बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक। ये जो बॉयल्स लॉ है, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ये दिया है किसने बेटा, रॉबर्ट बॉयल ने, इन 1662। इन 1662 याद रखिएगा, जो बॉयल्स लॉ है फर्स्ट गैस लॉ है ये बेटा, एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। ओके, व्हाट इज दिस लॉ स्टेट्स? ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है व्हेन यू kept द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। याद रखिएगा, जब भी आप टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड रखेंगे, यानी कि कांस्टेंट रखेंगे, अमाउंट ऑफ गैस किस में रिप्रेजेंट होता है, एन से, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, सर यहां पर अमाउंट ऑफ गैस लिखा, हम मास भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमाउंट ऑफ गैस इट इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर ऑफ मोल्स। सो अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। इन बॉयल्स लॉ टू क्वांटिटीज आर केप्ट कांस्टेंट, व्हाट इज दैट, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। सो यहां पर बॉयल्स लॉ में ये कांस्टेंट रखा जाता है। तो ये लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स that the volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to its pressure. So this is the law which is called the Boyle's law. So simple Boyle's law क्या कहेंगे? This law states that at fixed temperature and the amount of gas, the volume of gas is inversely proportional to its pressure. अगर आप कोई गैस ले रहे हैं, देखिए बेटा मैं आपको ऐसे समझाऊं, ठीक है, ये देखिए, ये मूवेबल पिस्टन है, आप यहां प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं P, अंदर गैस है तो उसका वॉल्यूम है V, और यहां पर दो चीजें कांस्टेंट है, दैट इज T एंड N। वो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। ओके, हमने कांस्टेंट रखी है ये दो। आप कहते हैं whenever you apply the pressure then the volume will decrease, so that is why I said volume is inversely proportional to P. Volume is inversely proportional to P. If you increase the volume the pressure will decrease. जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आप प्रेशर दबा देंगे यानी कि प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा।
अब यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा, जब आप प्रेशर इंक्रीज करें एज पर बॉयल्स लॉ, बट द टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। व्हाट इज दैट, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाएगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी बेटा, व्हाट इज दैट, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, हम लिखेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट T एंड N कांस्टेंट। कौन सी चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ओके सब देखिए बेटा। चलिए फिर से मैं बोलूं कि जो पहला गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ, दिस वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन इट्स 1662। ओके, in this law two quantities are kept constant, one is called by the temperature and the amount of gas, that is number of moles. So हम कह सकते हैं this law states that the volume of a fixed mass of gas, यानी कि जो मैंने मास फिक्स्ड रखा था, number of moles फिक्स्ड रखे थे of a gas is inversely proportional to its pressure, वो inversely proportional होगा to its pressure, यानी कि इसके प्रेशर के बराबर। So mathematically मैं कह सकता हूं बेटा V is inversely proportional to P। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, ये आपके पास कंटेनर है, ये मूवेबल पिस्टन है, ये आपके पास पिस्टन है बेटा, यानी कि जो आप मूव कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो आप बढ़ाते रहेंगे तो वॉल्यूम सिकुड़ जाएगा, इसका वॉल्यूम यानी कि कम होता चला जाएगा। अगर आप प्रेशर रिलैक्स करेंगे प्रेशर को, यानी कि आप प्रेशर को छोड़ देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो वॉल्यूम इकड़ थोड़ा वाश बर्मियोनिक गैस, यानी कि अभी वॉल्यूम बाड़ी बर्मियोन। सो दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट, दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं बेटा, बॉयल्स लॉ कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए इसको थोड़ा हम मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे और इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे जल्दी से। ओके चलिए, ये देखिए बेटा, हमने कहा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो हम कह सकते हैं ना P, हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K एंड मैं यहाँ लिखूंगा P, तो मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ बॉयल्स लॉ। ये है बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए बेटा, अगर आपके पास सपोज आपके पास एक बीकर है, ये मूवेबल पिस्टन है, इसका प्रेशर है बेटा P1 और इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, आपने प्रेशर को चेंज किया, आपने प्रेशर को P2 कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, V2 होगा। देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द टू, क्या होगी रिलेशन बेटा, रिलेशन होगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, व्हेन द प्रेशर और वॉल्यूम इज चेंज देन द कॉन्सिक्वेंटली द वॉल्यूम एंड द प्रेशर गेट्स चेंज। अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर को चेंज आ जाएगी। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, ये भी बॉयल्स लॉ है। ठीक है ना बेटा, ओके, ये भी बॉयल्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ in terms of density, in terms of density, density of gas। अगर आप डेंसिटी ऑफ गैस लेंगे तो बॉयल्स लॉ क्या बन जाएगा, देखिए हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, ठीक है ना, ठीक है बेटा। चलिए अब बताइए बेटा, मैंने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू Kp, और याद रखिए P इज इक्वल टू K/V। ठीक, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं ना बेटा, क्या लिख सकता हूं, ठीक है, ओके, इट इज M/V, तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू बेटा K इंटू D।
So this is another form of Boyle's law. In terms of density. So ये डेंसिटी है और ये आपका प्रेशर ऑफ गैस है. ठीक. So these are the various equations of Boyle's law. In terms of density आप लिख सकते हैं pressure of a gas is equal to constant into beta density of the gas. Okay, चलिए. अब देखिए जेई और नीट के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. जेई और नीट के लिए इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जरा हम देख ले वो बेटा. सबसे पहले आपकी इक्वेशंस होनी चाहिए. बॉयल्स लॉ इक्वेशंस. लॉ इक्वेशंस आपके बॉयल्स लॉ इक्वेशंस आप पता होनी चाहिए. बताइए पहली इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, ये भी इक्वेशन है एक. ठीक है ना. दूसरी इक्वेशन बनाइए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ये भी एक है. तीसरी वाली कौन है बेटा, बताओ जल्दी से. तीसरी वाली क्या है, V इज इक्वल टू K बाई P. बना सकते हैं ना बेटा. ओके. और कोई इक्वेशन है फोर्थ. यस, वो क्या है, P इज इक्वल टू बेटा K डैश इंटू D. आपकी इक्वेशंस है. ठीक है ना. अब इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा. न्यूमेरिकल्स इन्हीं पे होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये इक्वेशंस लगा के. अब इन्हीं पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बेटा, इन्हीं पे क्वेश्चंस हो सकते हैं ग्राफिकल वे. सो दैट इज ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ. ग्राफ्स ऑफ बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ ये देखिए ग्राफ क्या बन सकते हैं. इधर देखो बेटा, इधर प्लीज. अगर आप V और P के दरमियान ग्राफ डालेंगे, ये देखो V वर्सेस 1 बाई P. बताओ ग्राफ कैसा आएगा. V अगर बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा ना. ठीक है, तो ये बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा. तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है. ओके, बट द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है ना. ओके चलिए. सो इट इज फॉर दिस वन V इज इक्वल टू K बाई P. इस पे इक्वेशन पे. ठीक है. अब देखिए अगर आप ये ग्राफ दिखा सकते हैं PV और V के दरमियान. PV और V के दरमियान क्या होगा, P अगर इंक्रीज कर रहे हैं V कम हो रहा है, प्रोडक्ट सेम निकलेगा ना. तो इट विल बिकम कांस्टेंट. हमेशा याद रखिएगा V और P आप हमेशा क्या निकलेगा, V दैट विल बी कांस्टेंट. वो एक ग्राफ कांस्टेंट रहेगा. चलिए अब और क्या है बेटा, जरा देखिए. ये वाली इक्वेशन बेटा, हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी P इज इक्वल टू K डैश एंड इंटू बेटा D. क्या लिया था, P बाई D इज इक्वल टू K डैश. ठीक है ना. ओके, जरा आप उतारे दीजिए इसको जल्दी से. VRP सॉरी. ठीक है. चलिए जरा देखिए बेटा, ये तो ये वाली बन गई ना, PV इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट बराबर इक्वेशन. तो आप लिख सकते हैं P बाई D. ऐसे ही ग्राफ निकाल सकते हैं P बाई D और P के दरमियान. अगर आप ग्राफ देखेंगे हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक. ओके, ये भी बॉयल्स लॉ है. थर्ड ग्राफ है बॉयल्स लॉ के लिए.
ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है, ये ग्राफ है PV इज इक्वल टू K पे, ओके। ये ग्राफ जो है ये इस पे, ठीक। चले, तो मैंने आपको 3 ग्राफ बताए, अब मैं चौथा ग्राफ बताने जा रहा हूं बेटा, उस पर खास ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, ये देखिए, अभी आपके पास इक्वेशन थी बेटा PV इज इक्वल टू K, और आप लॉग दोनों साइड से लेंगे तो लॉग PV इज इक्वल टू लॉग K, दोनों साइड से लॉग लिया मैंने, ठीक है। लॉग M इंटू N, लॉग M प्लस लॉग N, दैट इज V, इज लॉग ऑफ V, ठीक। ओके, जरा देखिए बेटा, ये लगा दीजिए लॉग P इज इक्वल टू लॉग K माइनस ऑफ लॉग V, ठीक है। ये मान लीजिए Y, ये मान लीजिए C, ये मान लीजिए X, यहाँ पर 1 है तो दैट इज M, ठीक। तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा, जरा बताइए। हमेशा ये पिछली बार आया था जेई में, तो इस पे खास ख्याल रखिएगा, जेई 2014 में आया था ये, ठीक। तो बताइए लॉग ऑफ P, ये y एक्सिस पे रखा मैंने, x एक्सिस पे क्या रखूं, लॉग ऑफ V, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल बी लॉग E, ओके बेटा। सो दिस इज द फोर्थ ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, so these are the Boyle's law. So at Boyle's law you are keeping the temperature constant, so all graphs are called isotherms. जो भी ग्राफ्स आप देख रहे हैं in Boyle's law they are called isotherms because T is constant. Why? Because temperature is iso means same, therm means temperature, so all the lines are isotherms, called as isotherm. I hope you have understood this point, that is called Boyle's law, and the measurable properties of the gas and the introduction about the gaseous state. And in next lecture inshallah we will see other things, that is the second law, that is called the Charles law. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.